नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि यूट्यूब पे पहली बार अब लक्ष्य 1 की सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, जहाँ पे समग्र विश्लेषण आप लोगों को मिलेगा। और ये 2021 का ये वार्षिकांक है, आप देख पाएंगे इसको, जिसमें जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं आपके, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट बीसीएस हो, या आपके जितने भी वन डे एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर ओके करना, ताकि जो जो क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप देख पा रहे होंगे। कई बच्चों की शिकायत आती है कि हम टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी अपने फ़ोन में। उसके बाद इस लिंक को आप सर्च कीजिएगा, इस यूआरएल को सर्च कीजिएगा, आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएंगे। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा बच्चों आपको, कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी और आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छा मुकाम दे पाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, अगर आपने ध्यान दिया हो, राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी, है ना। और जिसमें एक देश एक व्यवस्था को हम लोग जान पाए थे। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी अवधारणा और कितने चरणों में ये रहा, इसके बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 वर्ष पूरे हो गए, ये बहुत चर्चा का विषय है, जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, प्री स्तर पर भी, मेंस के स्तर पर भी, और जो वनडे एग्जाम है वहाँ पे तो बिल्कुल आने की संभावना है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इसी लेक्चर के माध्यम से। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण, अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इस पे सरकारी नियंत्रण हो चुका है। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में भी हमें डिटेल में बात करनी है। साथ में भारत चीन संबंध, जो आपका एक सेगमेंट है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आप लोग मेंस के पेपर जीएस पेपर 2 में देखते हैं, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत चीन संबंध, है ना। उसके बाद भारत में डेटा संरक्षण, डेटा संरक्षण की बात, ये भी कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में है। और अंततः आप लोगों ने देखा कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2020 में महामारी के टाइम पे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उसके बाद फेक न्यूज़ कई चलती हैं, इनके बारे में हमें जानना है। अक्षय ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम, यानी राष्ट्रीय मुद्दों के अंतर्गत इतने सेगमेंट्स एटलीस्ट आप लोगों के प्रिपेयर होने चाहिए। आगे आने वाले जो भी लेक्चर होंगे आपको इसके अनुसार अपडेट किया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी डाउट बने बच्चों आप लोगों को, कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि सर इस पे एक बार थोड़ा डिटेलिंग करके, विश्लेषण करके बता दिया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उसके अनुसार आप लोगों को क्लासेस जो है वो दे दी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने एक पॉइंट यहाँ पे है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान, हर नागरिक, हर भारत देश का नागरिक इस अभियान से कहीं ना कहीं परिचित है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है, हमें वो भी जानना है। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर मैं आपको चरणों के ऊपर लेके आता हूं कि कितने चरण में ये आखिरकार ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। तो जो इसका कंसेप्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव किया गया है। सेल्फ रिलायंस में कहीं ना कहीं इसकी जो डेफिनेशन है उसमें बदलाव किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित से अलग है भाई। भारत वसुदेव कुटुंबकम की संकल्पना पे विश्वास करता है, क्योंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है ना। और भारत प्रगति भी कर रहा है, आप जानते हैं इस चीज को। ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी अपना योगदान देना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण में वैश्वीकरण का जो बहिष्करण है वो नहीं किया जाएगा, और दुनिया के विकास में अंततः मदद की जाएगी। तो अब आखिरकार इसके अंतर्गत क्या कहा गया, जरा ये समझिए कि जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बात कही गई, उसके 5 स्तंभ बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान से समझने हैं। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ, ये इसका कंसेप्ट है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैं इसके चरणों के ऊपर भी बात करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत, जो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, उसके बाद अवसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके बाद प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हो गया, गतिशील जनसांख्यिकी यानी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, और उसके बाद डिमांड। यानी ये इसके 5 स्तंभ हैं जिसके ऊपर बात कही गई है कि यानी जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित होगा वो इकोनॉमी के अंतर्गत इन्होंने रखा गया है। यानी 5 स्तंभ आपको ध्यान रखने हैं, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और डिमांड।
अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अगर बात करें तो 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित रहेगी, ये कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बताया जा रहा है। जो विब्रेंट डेमोग्राफी है उसमें क्या मेंशन है कि जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत रहेगा, ठीक है। डिमांड के संदर्भ में भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग यहाँ पे किया जाना चाहिए, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये 5 पिलर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जो आपको भूलने नहीं है, क्योंकि प्रश्नों का स्तर आप जानते हैं बच्चों परीक्षा में कैसे आता है कि आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार तो तभी कीजिएगा ना जब आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे, तो इसको आप जल्दी वीडियो के माध्यम से जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जैसे कि परीक्षा भी नज़दीक आ रही है तो आप उसमें भी अटेम्प्ट कर पाएं। अच्छा, अब इसमें बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत ये जो अभियान जो शुरू किया जा रहा है इसके आने के लाभ क्या होंगे। सबसे पहला, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और जितने भी डिफेंस जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी। आप जानते हैं गाइस, जितने भी डिफेंस से संबंधित उपकरण खरीदे जाते हैं विदेशों से बहुत कॉस्टली हैं। अगर उनका उत्पादन भारत में ही होगा तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी कम होगी और हम उसका बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग भी कर पाएंगे। विनिर्माण उद्योग में बढ़ोतरी की बात की गई है। आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में एक सार्थक कदम ये देखने को मिला है, इसका लाभ बेसिकली यही है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत भारतीय गरीब कल्याण योजना खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहली पहल। चलिए इसको नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट तो यही है कि आत्मनिर्भरता बनाने के लिए इन 5 स्तंभों को रखा गया है। अब हम बात करें ये कितने चरणों में आखिरकार लेके चला गया है। तो आपको ध्यान देना है सॉरी, अभी तक आत्मनिर्भर भारत के 3 चरण, यानी ये 3.0 तीसरा चरण ये है जो 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 की यहाँ पे घोषणा कर दी गई और इसके तहत 12 नए उपायों की भी घोषणा की गई। भाई 5 स्तंभ तो बताए गए थे, 12 और बता दिए गए, है ना। और सरकार द्वारा 2.6 लाख करोड़ के इस पैकेज का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं गति देना था, ठीक है। हालांकि आप ये आंकड़े, ये जो करोड़ लाख रुपए आंकड़े हैं, ये आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि 12 नए उपायों की घोषणा आत्मनिर्भर भारत 3.0 में की गई। उसके बाद बात करें आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत जो घोषणाएं की गई हैं कि भाई भारत रोजगार योजना, भारत सरकार द्वारा घोषित योजना के द्वारा जितने भी नए रोजगार होंगे उनको सृजित किया जाएगा और जितने भी नए कर्मचारी हैं उनको कोविड-19 महामारी के दौरान उनको लाभ भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत EPFO पंजीकृत संगठन यदि नए कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं तो जो पहले से नौकरी खो चुके हैं वे सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करने के यहाँ पे हकदार होंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान रखनी है, यदि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जितने भी MSME हैं, जो भी लघु सूक्ष्म मध्यम व्यवसाय हैं, मुद्रा योजना है, ये उधारकर्ताओं एवं व्यक्तियों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ये 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक ये बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 क्षेत्रकों में इतने लाख करोड़ 1.46 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन इस योजना को यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया गया है। और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़े आप देख ही पा रहे हैं, इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3.0 के तहत जो है PM आवास योजना, इसमें 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा, 18 लाख घरों के विनिर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। ये सारे आंकड़े इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे। और इसमें भी बताया गया जो अवसंरचना, जो 5 पिलर हमने बात करी, अवसंरचना के क्षेत्र में जितने भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज हैं उसको 5 से 10% घटाकर 5 से 10% से घटाकर 3% तक कर दिया जाएगा। तो इसमें जितने भी बिड टेंडर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो
जो राशि है, जो बयाना राशि है, उसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी, है ना। तो इसे जो बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन है उसको उसके द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और यह छूट 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। देख पा रहे हैं 31 दिसंबर 2021 तक ये मामला कहीं ना कहीं रहेगा। और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के कर यानी टैक्स पे भी राहत दी है यहाँ पे, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत के बेसिकली आपको 5 पिलर ध्यान रखने हैं। कितने चरणों में हुआ, तीसरा चरण आप देख रहे हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं। आगामी वित्त वर्ष 2021 में गरीब कल्याण रोजगार योजना जिसके लिए 10,000 करोड़ दिए गए। उसी तरीके से आप देख पाएंगे भारत सरकार राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना जिसमें 6,000 करोड़ रुपए इक्विटी निवेश करेगी, यहाँ पे ये बात कही गई है। और वित्त मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त घोषणा की गई है जिसमें भारतीय विकास सहायता योजना, इसी के अंतर्गत इसी के माध्यम से निर्यात परियोजना के लिए एग्जिम बैंक क्या होता है बच्चों, इसको जारी किया जाएगा। इसको जरा समझिए, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जिम बैंक मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट, यानी इनसे संबंधित सारी गतिविधियों को इसी के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो यानी अगर शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो 3.0 जो ये तीसरा चरण है, इसमें ये राशियां कहीं ना कहीं यहाँ पे आवंटित की गई हैं। आप यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आवंटित आत्मनिर्भर भारत 3.0 में सबसे ज़्यादा आवंटित राशि किसमें है, तो आप देख पाएंगे बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, समझ रहे हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो किसमें किया गया, बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग में। ये आपको आंकड़ा ये ध्यान नहीं रखना है कि कितने लाख करोड़ का, 1,45,980 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जो दूसरा चरण है इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0, इसमें फेस्टिवल एडवांस स्कीम के अंतर्गत SBI उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों के द्वारा दिए जा चुके हैं। यहाँ पे जितने भी LT कैश वाउचर स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पे अमाउंट कहीं ना कहीं दिया गया है। देश के 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इतने तक का लोन प्रदान किए जाने की बात की गई है, 3,621 करोड़ रुपए। ये आत्मनिर्भर भारत 2.0। और जो 1.0 था, यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कही गई थी वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात करी थी, वन नेशन वन सिस्टम के अंतर्गत, जहाँ पे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन वोटर ID कार्ड, यानी इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन की दुकानों में राशन खरीदा जा सकता है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप दिल्ली जाके लेना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं। इसका यही अर्थ है यहाँ पे। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 सितंबर 2020 से लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा डेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, कि वन नेशन वन राशन कार्ड ये कब लॉन्च किया गया, 1 सितंबर 2020, ठीक है। और अब तक 28 राज्य तथा यूनियन टेरिटरीज में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, PM स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत जो है 13.78 लाख लोन्स स्ट्रीट वेंडर को वितरित किए जाएंगे। स्वनिधि योजना के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो लोन से संबंधित मामला है वो यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी आंकड़े आप देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत जो पहला चरण रहा उसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए यहाँ पे की गई। नाबार्ड जो कि कहीं ना कहीं किसानों को लोन देने से संबंधित है। आपको ये बताना है कि नाबार्ड, आपके लिए छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि नाबार्ड की जब स्थापना हो रही है तो उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसी प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। नाबार्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामने आया, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड अस्तित्व में आए, ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद यहाँ पे ECLGS 1.0 यहाँ पे बात की गई है। पार्शियल क्रेडिट कार्ड स्कीम के ऊपर बात कही गई और स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC के ऊपर बात कही गई है। लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कमस के ऊपर बात कही गई है। तो यानी ये इतने सारी धनराशि यहाँ पे आवंटित की गई हैं। और अब तक घोषित प्रोत्साहन सारांश आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो RBI मेजर्स यानी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 जो पहला चरण है उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 11,02,650 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 की बात करें
3 की बात करें, अगर इन चरणों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से चरण में आवंटित हुए हैं बच्चों? पहले चरण में। उसके बाद अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में हुए हैं? आरबीआई मेजर्स में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये हमने चरण के अवधारणा के ऊपर हम लोगों ने बात करी ली है। 6 पिलर आपको ध्यान रखने हैं जहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की पहल। तो ये जो गरीब कल्याण योजना है, ये महामारी के खिलाफ लड़ाई में, जो भी महामारी आप जान रहे हैं विश्व भर में फैली रही, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में राज्यों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को देखते हुए भी इस मांग को लाए जाने की बात कही गई है और नवंबर 2020 तक इसको बढ़ा भी दिया गया था, है ना। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल थोड़ा ध्यान रखना है। और योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए गए 5 किलो अनुदानित अनाज, जिसमें गेहूं और चावल इन्वॉल्व था, इसके अलावा 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, ये इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं वर्णित था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग कोई भी योजना सामने आती है तो उसके लिए कई चुनौतियां भी होती हैं जिसके संदर्भ में हमें बात करनी है। अगर यहाँ पे आपके पास मेंस में प्रश्न लिखने का होता है कि आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त कीजिए या इसकी आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो आपको पहले उसके लाभ को बताना है, कितने चरणों में वो योजना चली वो बताना है। उसके बाद आप चुनौतियों को बता सकते हैं कि आखिरकार इसकी चुनौती क्या है। तो आप देख पाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष चुनौती क्या है। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि लागत और गुणवत्ता, जो कॉस्टिंग आएगी क्या वो क्वालिटी वाइज हो सकती है? होगी। वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है, सच है ये बात। और ऐसे में लागत को कम से कम रखते हुए वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्थिक समस्या भी रहेगी कि जैसे कि हाल ही में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी और वित्तीय तरलता की चुनौती के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है ना। कोविड-19 महामारी से औद्योगिक गतिविधियां रुक जाने से बाजार के मांग में भी कमी आई है, औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि हुई है। तो आप बेसिकली इसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है लागत, गुणवत्ता और आर्थिक समस्या, यानी आप इनको अपने मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो है आधारभूत संरचना, है ना। आप जरा इसके बारे में समझिए। आधारभूत संरचना, इसमें देखिए विशेषज्ञों के अनुसार चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक प्रमुख कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में एक मजबूत आधारित ढांचे का अभाव है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पादक किसी न किसी रूप में आयात पर निर्भर रहा है, ये कहीं ना कहीं सच है और ये इसकी आधारभूत संरचना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखिए जो सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके पास हो सकता है मैगजीन के रूप में अवेलेबल हो या मैगजीन के रूप में अवेलेबल नहीं है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हुए समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 वर्ष पूरे। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। जम्मू कश्मीर जो फाइनली भारत का अब हिस्सा है, संवैधानिक रूप से जो 370 अनुच्छेद था उसको भी कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और अगस्त 2020 में अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म होने के 1 वर्ष पूरे हो गए। तो यानी जम्मू कश्मीर का वर्णन कहाँ था? 370 और आर्टिकल 35A में। ठीक है, और अनुच्छेद 370 के खात्मे को चुनौती देने संबंधी कई याचनाएं सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक पेंडिंग में चल रही हैं। आखिरकार अगर इसके बैकग्राउंड को अगर हम लोग समझें तो अगस्त 2019 में भारतीय विधायिका ने कानून बनाकर जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के माध्यम से एक विशेष दर्जा जो दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया। इस कानून के बाद भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। जितने भी अधिनियम थे, कई अधिनियम जो पूरे भारत में लागू होते थे जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन अब वो सारे कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। अब इसके बाद जरा यहाँ पे समझें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को संपत्ति एवं विवाह के संबंध में विशेष अधिकार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नए कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद
35A के प्रावधान अप्रासंगिक हो गए। यानी 35A का संबंध किससे है? संपत्ति और विवाह के संदर्भ में एक विशेष अधिकार है जम्मू कश्मीर के निवासियों को। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठित कर दिया गया। यानी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? विधानसभा के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि पिछले 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख परिदृश्य है उसके बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके चुनाव के संदर्भ में अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव संपन्न हुए यहाँ पे, जिला विकास परिषद के। और इस चुनाव में लगभग जो है 50% मतदान ने यह साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की आम जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है। एज यू आर अवेयर अबाउट इट दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता भी इस चीज़ को जान रही है कि ये कितना गंभीर मुद्दा है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अब हिंदी उर्दू समेत 5 राज्य भाषाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी दी गई है और इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में 5 राजकीय भाषाएं होंगी। 5 राजकीय भाषाएं कौन कौन सी, ये आपको ध्यान देना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी, ठीक है जी। ये 5 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक भाग का दर्जा देने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है, तो 5 ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जम्मू कश्मीर का परिसीमन, ये आपका कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी जो आपका क्लास चल रहा है, इस सेगमेंट को आप लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन करंट अफेयर में क्या है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की लोकसभा, विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में भी फिर से परिसीमन किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 82 में इसको परिभाषित भी किया गया है। किसको? परिसीमन को, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जम्मू कश्मीर के सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है ना, और यहीं पे हम बात करें कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के वंचितों को सरकार से मिला न्याय, यानी 370 की वजह से जो दलित और अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, अब इसके हटने के बाद उनको ये लाभ प्राप्त हो पाएगा, जितने भी वंचित वर्ग हैं। इसके अतिरिक्त 370 के हटने के बाद दलित, आदिवासी अत्याचार निवारण कानूनों का भी लाभ ले पाएंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी कानून थे वो पूरे भारत में लागू तो थे, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन अब इसके बाद 370 हटने के बाद भारत के जितने भी कानून हैं वो जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे, ठीक है। तो यानी अब इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कानून जम्मू कश्मीर में भी अब लागू होगा। नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर एक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट होल एक्ट, सारे कानून आपके यहाँ पे लागू होंगे। सारे कदम जम्मू कश्मीर की हाशिए पर रही आबादी को सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। और इसके अलावा आपको बता दें, बकरवाल, डोगरा, ब्रोकपा, चंगपा और गुर्जर, ये आदि जनजातियां जो हैं ये कानूनों से इनको मदद भी मिल पाएगी। तो आपको यहाँ की जनजातियों के नाम ध्यान रखने हैं, बकरवाल, डोगरा, ब्रोकपा, चंगपा और गुर्जर, ये जनजातियां हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना। आपको बता दें कि जो सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE के नाम से जाना जा रहा था, 1986, है ना। अब हुआ क्या है कि केंद्र ने हाल ही में क्या किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है और नई शिक्षा नीति जो है 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको प्रतिस्थापित करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका यही उद्देश्य है कि शिक्षा की पहुंच सब तक पहुंचे, समानता मिले, गुणवत्ता मिले, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। तो यानी आप देख पाएंगे 2017 से कहीं ना कहीं ये कार्य शुरू कर दिया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020, ये जो है 1968-1986 के बाद
स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी 1968 की पहली थी, 1986 की दूसरी थी, और अब 2020 जो है ये थर्ड नंबर की है। ठीक है जी। यानी अब ये जो 2020 की, ये किसको रिप्लेस कर रही है? ये 1986 को रिप्लेस कर रही है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी तक आप लोग बोलते थे 10+2 किया हुआ है, तो 10+2 के स्थान पे अब इन्होंने क्या मोड कर दिया है? 5-3-3-4 का ये मोड आ गया है। तो यानी नई शिक्षा नीति में वर्तमान सक्रिय जो 10+2 के जो शैक्षणिक मॉडल चल रहा होता था, उसके स्थान पे अब शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5-3-3-4 प्रणाली के आधार पे विभाजित करने की यहाँ पे बात कर दी गई है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम में भी यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद कर रहा हूं आप लेते रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कोई भी डाउट बने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है जी। और इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को मंजूरी दे दी गई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य केवल यही है कि शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, यानी एजुकेशन एंड लर्निंग पर कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करना, है ना, ये इसका कहने का उद्देश्य है। और MHRD का नाम क्या कर दिया गया है? आपको भूलना नहीं है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और साक्षात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, ये जो है इस पे इसकी स्थापना की भी बात कही गई है इसके अंतर्गत। और इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा जो 2025 तक ये बात कही गई, 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना के तैयार करने की भी बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसी के अंतर्गत कि भाषाई विविधता को बढ़ाना और संरक्षण भी इसी का उद्देश्य रहेगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद उच्च शिक्षा की भी बात कही गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन यानी ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशो, जो सकल नामांकन अनुपात है, ये 26 यानी 26.3% से बढ़कर 50% तक का लक्ष्य इसको करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में भी महत्वपूर्ण सुधार करने की बात कही गई है यहाँ पे। इसके तहत 3 या 4 वर्षों के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों में पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे, है ना, और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। तो यानी ये सब कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और एक आम नागरिक, एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो जिसने अभी 12th क्लियर करी है, वो उसका भी लाभ ले सकता है हायर एजुकेशन के अंतर्गत। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों, क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। और यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये यही बारीकी वाले पॉइंट होते हैं जो आपको एग्जाम में फंसा देते हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार तो ही कीजिएगा ना, जब आप सारी चीजें जान रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को अगर छोड़ के बात करें तो जितनी भी हायर एजुकेशन के जितने भी फील्ड हैं उसमें एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों यानी 4 निकायों को निर्धारण किया गया है।
इसी के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सारे पॉइंट, है ना। और ये भी कहा गया है अंततः कि महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों तक समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत कही गई है। और जितने भी IIT, IIM, इनके समकक्ष जितने भी मानक हैं वो बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू जिसको बोला जा रहा है, इसकी भी स्थापना की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी मेरू, इसकी स्थापना की जाएगी किसके समकक्ष? IIT और IIM के समकक्ष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अब आखिरकार ये है क्या? अब आपको ये यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। आप जितने भी देखते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, इनको OTT प्लेटफॉर्म को जो है, जितने भी ये ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, इनको सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। और अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दायर की गई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई जिसमें OTT प्लेटफॉर्म को किसी कानून के दायरे में लाने की बात कही गई और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए OTT प्लेटफॉर्म पे इनकी पहुंच बढ़ सके, इसके संदर्भ में कंटेंट बढ़ा है इसका, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी जवाब मांगा कि भाई प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए किसी स्वायत्त संस्था रेगुलेशन का निर्माण क्यों नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 77, अभी आर्टिकल ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार नियमावली, कार्य आवंटन नियमावली 1961 को संशोधित करते हुए ये फैसला ले रही है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 77। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इस कदम का उद्देश्य क्या है और क्या ये OTT क्या है, बेसिकली OTT सेवाएं, अभी आप लोग जान पाएंगे। सरकार के इस कदम का सबसे पहले आप ध्यान रखें कि उद्देश्य क्या है, कि सरकार के इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमित करना। सरकार की इस अधिसूचना में यह भी कहा गया कि डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं उपलब्ध कराई गई फिल्में, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और इन सारी सामयिक विशेष को इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य केवल यही है। और आखिरकार ये OTT सेवाएं हैं क्या? तो आप जान पाएंगे कि ओवर द टॉप सेवाओं से तात्पर्य ऐसे एप्लीकेशन से है जिस पर इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता कई प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करता है। इन प्लेटफॉर्म पे वीडियो ऑन डिमांड, ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेजेस सर्विस, इंटरनेट आधारित जितने भी वॉइस कॉलिंग सुविधाएं हैं उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं। अमेरिका जैसे कई देश ऐसे लोकप्रिय देश हैं जिन इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, जो भारत भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। और अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, G5, वूट, ऑल्ट बालाजी, इस तरह के कई एप्लीकेशन इसके उदाहरण भी हैं, है ना। और सामान्यतः अगर देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म का जो प्रयोग है वो ऑडियो और वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है OTT के संदर्भ में। और कितने प्रतिशत भारतीय इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? एक सर्वे के अनुसार ये आंकड़ा सामने आया है जो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 70% लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं। ये एक सर्वे के अनुसार आया है और जिसमें 55% लोग OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही सामग्री को देख रहे हैं। 55%, यानी OTT प्लेटफॉर्म पर 31% लोग वेब सीरीज देखना पसंद कर रहे हैं और 30% लोग स्पोर्ट्स देखना पसंद कर रहे हैं, जबकि 18% लोग केवल टीवी सीरियल देख रहे हैं। और वर्ष 2019 तक के अंत तक 17 करोड़ लोग OTT प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। ये आंकड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया गया 2019 के अंत तक। अब जो लेटेस्ट आंकड़ा आएगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब जरा अगर हम बात करें कि OTT प्लेटफॉर्म के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, आखिरकार ये हैं कितने और कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो है मल्टीमीडिया रिलेटेड OTT, है ना, मल्टीमीडिया रिलेटेड, और एक है ऐप रिलेटेड।
तो मल्टीमीडिया संदर्भ में इस प्लेटफॉर्म पे मल्टीमीडिया संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उदाहरण यूट्यूब हो गया, है ना। और ऐप से रिलेटेड है तो आप देखेंगे कि जितनी भी सेवाएं बेचने वाले जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इस प्रकार के उदाहरण हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेलीकॉम रिलेटेड अगर बात की जाए तो दूरसंचार, एसएमएस, मल्टीमीडिया भेजने, है ना, इन सबसे संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल डुओ और इस प्रकार के सभी ये टेलीकॉम रिलेटेड यहाँ पे आ जा रहे हैं। भारत में इन सेवाओं की वित्तीय स्थिति की अगर हम बात करें तो इसका अनुमान यही है कि मार्च 2019 तक भारत ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग उद्योग का मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए तक का हुआ था यहाँ पे। और लॉकडाउन में OTT प्लेटफॉर्म का प्रसार तेजी से हुआ क्योंकि सभी लोग घर पे थे, आप जान ही रहे हैं इस चीज़ को। और भविष्य में इसकी होने की संभावना इसलिए बताई जा रही है कि 2025 तक इसका मूल्य 4000 करोड़ होने की संभावना है। ठीक है, ये OTT का मामला था जो सरकार कहीं ना कहीं इसको सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत लाना चाह रही है। OTT प्लेटफॉर्म के कानूनन स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में सूचना प्रसारित करने वाले दूसरे माध्यमों के लिए कानून तो है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था, है ना। तो इसीलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात PCI मीडिया को नियंत्रित करता है ये, और न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन न्यूज़ एवं समसामयिकी चैनल को रेगुलेट भी करता है। तो यानी आप जान सकते हैं कि इसके संदर्भ में कोई कानूनी प्रावधान तो नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम एवं विज्ञापन के लिए केबल टीवी नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 के तहत यानी और इसके तहत दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है जी, तो इसके संदर्भ में आप ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत चीन संबंध, इंडो चाइना रिलेशन, जो आप लोगों के GS पेपर 2 का हिस्सा रहेगा IR, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में आप लोग बात करेंगे। आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें कि इंडो चाइना संबंध। देखिए बच्चों, 2020 का जो समय रहा आप जानते हैं कि महामारी के नाम से जाना जाएगा। नवंबर 2020 भारत एवं चीन के बीच 8वें चरण की कमांडर लेवल बातचीत हुई और इस बातचीत में चीन के सामने एक बार यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की गई। भारत की ओर से बातचीत में कहा गया कि चीन अपने सैनिकों को मई 2020 के पहले हफ्ते वाली जगह पर ले जाए, यानी जहां पे पहले थी उसकी सेना वहां वापस ले जाए। वहीं चीन मांग कर रहा है कि जब तक भारत पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके से पीछे नहीं हटता तब तक आगे की बात नहीं की जा सकती, यानी कहीं ना कहीं तनातनी वाली स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR का जो पेपर रहेगा आप लोगों का, वहां पे ये प्रश्न देखने को बन सकता है कि भारत चीन के संबंधों के संदर्भ में अपना सुझाव दीजिए। इस तरीके के प्रश्न कहीं ना कहीं IR में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होना है भाई, एक चरण थोड़ा ना पास करना है आपको कि प्री आप लोगों ने पास कर लिया, मेंस भी तो देना है, यानी सब दोनों सेगमेंट को लेके हमको साथ साथ चलना है। उसके बाद अब जरा यहाँ पे समझिए कि इसके पहले जो नवंबर 2020 भारत एवं चीन के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। अभी 5 बिंदु कौन है अभी बात करते हैं। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर कर रहे थे। ठीक है, अब वो पांच बिंदु कौन कौन से हैं एक नज़र आपको देखे रहना है, आपको अपने आंसर में भी मेंशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दोनों देशों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिससेगमेंट करना चाहिए, यानी विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम, ताकि तनाव कम हो। दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले जो एक राय बनी थी उससे दिशा निर्देश लेना चाहिए, मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोनों देशों की सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। सीमा और शांति रखते हुए ऐसी कार्यवाही से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। सीमा पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखने और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए उपाय किए जा सकें। तो ये 5 कहीं ना कहीं, ये 4 बिंदु हो गए, 5 बिंदु हो गए, इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कही गई है। और यहाँ पे जो इसका अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो आपने सुना है, इसे बहुत चर्चा में भी रहा बच्चों, आप टीवी न्यूज़ वगैरह के माध्यम से आप देख पाए होंगे कि 16 जून 2020 को
लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन की सेना के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिला। कहाँ पे? गलवान क्षेत्र, लद्दाख का गलवान घाटी है। और इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के लगभग 40 से ज़्यादा जवान जो है हताहत भी हुए। और इससे पूर्व मई 2020 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप सिक्किम सेक्टर के नाकुला तथा पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्योचो झील के पास अस्थायी और अल्पकाल के लिए झड़प भी हुई थी। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। हालांकि भारत चीन शांति समझौते के तहत दोनों पक्ष के बीच झड़प हुई बिना किसी हथियार के हुई। ठीक है, अभी जो गलवान घाटी, जरा इसके बारे में जान पाए, जो बहुत चर्चा का विषय है कि गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अस्काई चीन के बीच भारत चीन के सीमा के नज़दीक भी स्थित है। गलवान घाटी यहाँ पर वास्तविक रेखा, नियंत्रण रेखा LAC जो है वो अस्काई चीन को भारत से अलग कर रही है, ये आप जानते हैं। अगर आप भारत के इस हिस्से को देखें तो ये तो आपका LOC हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी चीन का ये हिस्सा है पूरा। यहीं पे लद्दाख के, अगर आप ये झीलों के बारे में बात करें, है ना, और यहीं पे आप देख पाएंगे गलवान घाटी, यानी ये घाटी जो है चीन के दक्षिण शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए गाइस, आपको एक चीज़ समझनी है कि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी शब्दावलियाँ हैं, है ना। अब जैसे आप ज्योग्राफी विषय पढ़ रहे हैं तो उसकी शब्दावली अलग है, इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी शब्दावली अलग है ना। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में ये आप देख पाए सामरिक रूप, यानी ये शब्दावलियाँ आपको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करनी है, तभी फ्लेवर आएगा उसका। क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी देख रहा है वो आपको तो नहीं जानता है पर्सनली कि आप कितने अच्छे हैं, आपकी कॉपी ही बताएगी कि आप कितने काबिल हैं, कितने अच्छे हैं। तो आपको प्रयास करना है कि उस फ्लेवर को हम कॉपी के माध्यम से एग्जामिनर को दिखा पाएँ। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का चयन आप लोगों को करना होगा। कई बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे एक अलग से लेक्चर में, हम तसल्ली से डिटेलिंग में बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपनी आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के संगी लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है और 1962 की जो जंग हुई थी उसके दौरान भी गलवान द्वीप का यह क्षेत्र जंग का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। तो यानी भारत चीन के संदर्भ में जो ये मामला आया, एक तो गलवान घाटी का मामला रहा, उसके साथ में गलवान घाटी का जो रणनीतिक महत्व है, अगर आप देखें तो गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इस लिहाज से भी बढ़ रहा है कि चीन इस घाटी के जरिए श्योक दर्रे पर भी नियंत्रण करना चाह रहा है। और ये जो विवाद हो गया, इसमें भारत दारबुक श्योक विलेज से दौलत बेग ओल्डी के लिए सड़क निर्माण का कार्य भी कर रहा है और जिसका विरोध चीन के द्वारा किया जा रहा है। भारत के द्वारा बनाई जा रही नई सड़क LC के काफ़ी नज़दीक होने के कारण चीन को असहजता महसूस हो रहा है। चीन को डर भी लग रहा है कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण हो गया तो जो भी वहाँ पे विकास के मामला है, नियंत्रण का मामला है, वो उसको स्थापित करने के बाद भारत अस्काई चीन में भी अपनी स्थिति को आगे लेके आएगा। तो यानी गलवान घाटी का इतना इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से झड़प देखने को मिली है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और ये जो पेंगोंग में अब नेवी के मार्कोस कमांडो तैनात, यहाँ पे नेवी के जितने भी मार्कोस कमांडो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। लद्दाख का युद्ध स्मारक, ये आप छोटा फोन यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय थल सेना के पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए 20 सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया, लद्दाख का युद्ध स्मारक, जो कि कहीं ना कहीं गलवान घाटी के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो 20 शहीद कर्मी रहे उनके नाम भी वहाँ मेंशन है और 20 सैन्य कर्मियों की सूची, 3 नायाब सूबेदार, 3 हवलदार, ये सारे यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पे पूर्वी लद्दाख की जो पोस्ट है 120 में स्थित है ये, और अक्टूबर 2020 में इसका अनावरण किया गया था। अब जब इतनी तनातनी हो गई तो भारत चीन झड़प के दौरान जो चर्चा के स्थल रहे वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नीमू, उसके बाद गलवान घाटी जो भी आप देख पा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों से के बातचीत करने के लिए लद्दाख में नीमू की यात्रा की। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वगैरह में। और ये आपको ध्यान देना है कि नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है, भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। ठीक है, जो ब्रो जिसको बोल रहे हैं सीमा सड़क संगठन जास्कर में पदुम से नीमू तक सड़क मार्ग का निर्माण भी कर रही है। तो एक तो आपका ये क्षेत्र रहा।
ये जास्कर श्रेणी से घिरा हुआ है। कौन सी श्रेणी से? जास्कर श्रेणी से घिरा हुआ है। कि हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो अभी आप यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा, जास्कर श्रेणी से ये जुड़ा हुआ है। अब गलवान घाटी के संदर्भ में बात करें तो आप जान ही पाए इसके बारे में, यहीं पे मुठभेड़ हुई, यहीं पे कहीं ना कहीं सीमा जो वहाँ पे बनाई गई है उसका उल्लंघन भी हुआ और उसी के कारण कहीं ना कहीं ये झड़प देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है गोगरा एवं हॉट स्प्रिंग। ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, और दौलत बेग ओल्डी, ये भी कहीं ना कहीं भारत और चीन की सीमा के विवाद का एक बहुत बड़ा ये घाटी है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें कि भारत में डेटा संरक्षण, इसी के संदर्भ में जब ये मुठभेड़ हो रही है, आप लोग जान रहे हैं बच्चों कि भारत की चीनी ऐप पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे भी, लेकिन सबसे पहले बात देख लेते हैं यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। कि भारत में डेटा संरक्षण की क्या स्थिति है कि विज्ञान की गति ऐसी है कि इसके अलग अलग उपकरण समय समय पर अधिक प्रासंगिक रहे हैं और औद्योगिक क्रांति के पश्चात जब सामाजिक सार्वजनिक श्रम के जरिए उत्पादन की शुरुआत हुई, नई नई मशीनों के आविष्कार इंसानों की ज़िंदगी बदल दी। आप जानते हैं इस चीज़ को कि जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है सामने, कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति है वो फास्ट तो होता जा रहा है कि नहीं है। इस समय इंटरनेट के दौर में डेटा की प्रासंगिकता भी बहुत हद तक बढ़ गई है और इसके बिना सामान्य जीवन को चालित करना यूटोपिया लगने लगा है। यूटोपिया लगने लगा मतलब कहीं ना कहीं एक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप कभी अपना मोबाइल घर पे भूल जाएं और बाहर चले जाएं तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। डेटा ने इंसान के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और डेटा का महत्व इस बात से ही पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2020 में 8 डेटा कॉन्फ्रेंस संपन्न हो चुकी हैं। ठीक है, अब आखिरकार क्या होता है डेटा एवं इसका संरक्षण और ये जरूरी क्यों है? अभी देखिए आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख पाएंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के अनुसार डेटा से तात्पर्य क्या है कि तथ्यात्मक जानकारी से है, तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से, जिसको किसी भी वस्तु व्यक्ति संस्था को अभिव्यक्त करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हुई डेटा की बात। अब जरा समझिए डेटा संरक्षण के बारे में कि हाल ही में भारत के अवैध डेटा संग्रहण, इलीगल डेटा कलेक्शन के लिए 118 चीनी ऐप को आईआईटी एक्ट की धारा 69 के अंतर्गत प्रतिबंध कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईआईटी एक्ट की धारा 69 के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है। चूंकि डेटा किसी भी संस्था का जो सरकारी या गैर सरकारी हो उसका अभिन्न अंग है, ये आप जानते हैं इस चीज को, और इस संस्था से जुड़ी हर संवेदनशील सूचना डेटा के फॉर्म में अभिव्यक्त भी होती है। यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 118 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर उदाहरण के लिए आप समझें कि वर्तमान में बहुत सी सरकारी कंपनियां कोरोना वायरस हेतु वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई थी। ऐसे में यदि वैक्सीन बनाने से संबंधित कोई डेटा चोरी हो जाए और गलत हाथों में पहुंच जाए तो नुकसान की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। कहीं ना कहीं मानव जैविक हथियार के रूप में ये वायरस सामने आया है। ये भी कहा जाता है कि ये वायरस ये बनाया गया है ना, जिसको मानव जैविक हथियार के रूप में जाना जा रहा है। साइंस एंड टेक में आप लोग पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। अब यहाँ पे जरा समझिए कि डेटा का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है इसके संदर्भ में कि भाई कोई भी जो भी डेटा बनाया जा रहा है उसका लीक ना हो जाए, है ना, उसका संरक्षण जरूरी है। किसी व्यक्ति को यदि किसी नागरिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निजता यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ऐसे में व्यक्ति नागरिक से संबंधित डेटा का संरक्षण भी आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप जो बनाई गई उसमें व्यक्ति अपना आधार कार्ड एंटर कर रहा है, अपनी डिटेल एंटर कर रहा है, तो यानी उससे तो आप ये मदद तो ले पाएंगे कि कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव तो आपके आसपास नहीं है, लेकिन एक समस्या वहाँ पे ये देखने को मिली कि आपका वो डेटा वहाँ सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो ये रही क्योंकि उसके बारे में सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ अगर टाइप ऑफ डेटा की बात करें कि मोटे तौर पर अगर बात करें तो डेटा 2 प्रकार के हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी। इसी के संदर्भ में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गढ़ी गई हैं। अब निजी डेटा संरक्षण विधेयक जो है 2019, ये नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश किया था, है ना। फाइनली हुआ क्या कि सहमति से लोकसभा में 20 और राज्यसभा के 20 सदस्य यहाँ पे शामिल होंगे। ये यहाँ पे विधेयक की जांच करने के लिए यहाँ पे बात की गई, ठीक है। और डेटा संरक्षण विधेयक जो 2019 है, इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं डेटा चोरी खतरा क्यों है ना। वाई डेटा ब्रीच इज ए थ्रेट। डेटा
चोरी वित्तीय और ढांचागत दोनों दृष्टिकोण से बड़ा नुकसान पैदा करता है और लाखों व्यक्तिगत जो है डेटा से संबंधित डेटा प्रतिवर्ष चोरी हो भी जाते हैं, है ना। अब इसके अंतर्गत आप समझ पाएंगे कि जितने भी साइबर हमले हैं, कंपनियों को पहचान की बिक्री हो गई, संवेदनशील जानकारियों का गलत इस्तेमाल, ये सब कहीं ना कहीं हैक करने के माध्यम से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहीं पे एक एक्ट सामने आ जाता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000, है ना। सूचना एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये जो आईटी एक्ट है 2000, इसको इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स, ई ट्रांजैक्शंस की कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने, सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। कहीं ना कहीं अब इसका प्रयोग इसके संदर्भ में भी किया जा रहा है। अब जो हमने बात करी चीनी ऐप पर प्रतिबंध की, जरा इसके बारे में जान पाएं कि जो पहला चरण रहा ये 29 जून 2020 को भारत सरकार ने 59 यानी पहले कितनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया, 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया। कितनी ऐप को, 59। और उसके बाद यूजर के डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक, शेयरसाइट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी, वी चैट समेत कुल 59 ऐप को यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आईआईटी कौन से एक्ट के तहत ये प्रतिबंधित किए गए हैं, ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से एक्ट के तहत, आईआईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इनको प्रतिबंधित किया गया। ये पहला चरण था जून में, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण जो आया जुलाई में, यहाँ पे दोबारा 49 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। आपको ध्यान देना है कि ये 47 ऐप जो बंद किए गए, ये 59 ऐप्स के क्लोन थे। देख पा रहे हैं, यानी कितना बड़ा माया जाल। अब जब इस पे कदम उठाया गया तो पता चला ये तो उसकी क्लोनिंग के बन गए थे। फिर इसके बाद जब तीसरा चरण आता है सितंबर में, तो यहाँ पे जितने भी गेमिंग वाले ऐप रहे, पबजी, वी चैट वर्क, वी चैट रीडिंग, ऐप लॉग, कैरम फेड समेत 118 चीनी ऐप को यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। और जो चौथा चरण रहा नवंबर मंथ में, केंद्र सरकार ने 43 चाइनीज ऐप को बैन किया। और यहाँ पे स्नैक वीडियो, अली सप्लायर्स, अलीबाबा वर्कबेंच, कैमकॉर्ड बिजनेस रीडर ऐप, इन सब पे यहाँ पे फाइनली प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। तो कितने चरणों में लगाया गया ये आप देख पाए, 4 चरणों में यहाँ पे फाइनली चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फेक न्यूज़ से संबंधित, यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपका राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित जो भी आपके पास कंटेंट आप देख पाएंगे सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ मूव करेंगे जो आपके प्री के सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्री का सिलेबस अपने आप में आखिरकार कहता क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसी को आधार बनाते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ओके कर लेना ताकि जो क्लास हमारे माध्यम से आप तक पहुंचे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी बच्चे पढ़ पाएँ। और ये पहली बार है कि लक्ष्य की सीरीज़ आप लोगों के लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाई जा रही है, ठीक है। और जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए अब तक वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। कई बच्चों की शिकायत आती है टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो बच्चों आप लोग पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कीजिए। कहाँ सर्च करेंगे आप इसको, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इस URL को जो आप देख पा रहे हैं इसको वहाँ पे सर्च कर लीजिए, टाइप कर लीजिए और आप ज्वाइन हो जाएंगे चैनल को। तो वहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियो हैं, PDF फाइल्स हैं, करंट अफेयर्स संबंधित है या अपकमिंग जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई भी डाउट रहे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, या आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा मंथन की जो लक्ष्य 1 की सीरीज़ है उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर हम लोग डिस्कस कर लें और डिटेलिंग में बात करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके, उसके अनुसार उसको भी लाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।